व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डिज़र्ट। दोस्तों, ये एक लड़की की साहस की कहानी है जिसने एक ऐसा काम करके दिखा दिया जिसे पूरी दुनिया उसे आज सलाम करती है। तो चलिए जानते हैं कि उसने ऐसा क्या किया। तो दोस्तों, यहाँ पर समय चल रहा है 1975 का और जगह है सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया। यहाँ हम रॉबिन नाम की लड़की को देखते हैं जो ट्रेन से अलायस स्प्रिंग आई हुई है। उसके साथ उसका एक डॉग भी है। रॉबिन हमें बताती है कि वो एक सफ़र तय करने वाली है और ये सफ़र होने वाला है ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट का, जो कि एलिस स्प्रिंग से लेकर है इंडियन ओशियन तक, जिसका डिस्टेंस है 2000 मील, मतलब कि 3218 किलोमीटर। अब कहानी शुरू होती है और वो पहले कुछ दिन तो एक होटल में गुजारती है, लेकिन कुछ दिन बाद वो एक कैमल फार्म पर जाती है जहाँ पर वो एक आदमी से उसके 2 कैमल मांगती है, पर वो आदमी मना कर देता है क्योंकि रॉबिन का प्लान उसे बकवास लग रहा था। लेकिन वो उसे एक ऑफ़र देता है कि अगर रॉबिन उसके लिए 8 महीने फ्री में काम करे तो वो उसे 2 कैमल दे सकता है और वो उसे ट्रेनिंग भी देगा जिससे वो कैमल को पाल सकती है। अब रॉबिन को यह ऑफ़र काफ़ी अच्छा लगता है और वो मान जाती है, लेकिन आखिर में वो आदमी उसे पूछ ही लेता है कि आखिर वो इन ऊँटों का क्या करेगी। तो रॉबिन बताती है कि वो ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट पार करना चाहती है, वो भी पैदल। अब ये सुन के वो आदमी चौंक जाता है कि एक अकेली लड़की इतना लंबा और खतरनाक सफ़र कैसे तय कर सकती है। वो उसे बोलता है कि अपनी जान तुम क्यों गंवाना चाहती हो, ये सफ़र बहुत ही खतरनाक है। तो रॉबिन बताती है कि मेरे डैड ने 1935 में कालाहारी पार किया था, जिसके बाद उनका एक और सपना था कि वो ऑस्ट्रेलियन डिज़र्ट से इंडियन ओशियन तक पैदल सफ़र करे, लेकिन इससे पहले ही उनकी मौत हो गई और अब उनका ये सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। और हाँ, मैं एक निडर लड़की हूँ और मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये कर ही रहूँगी। वेल गाइस, अब तो ये आगे कहानी में पता चलेगा कि रॉबिन ये सफ़र पूरा कर सकेगी या नहीं। आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वेल, आगे हम देखते हैं कि वो आदमी उसे वहाँ सारे ऊँटों से मिलवाता है, जिसके बाद वो वहीं अपना टेंट लगा लेती है और रहने लगती है। अगले दिन वो उसके फार्म पर काम करना शुरू कर देती है। वो आदमी उसे ऊँटों को कंट्रोल करना सिखाता है और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं हर सिचुएशन में, ये भी बताता है। अब रॉबिन ये सब काफ़ी जल्दी सीख जाती है और बीच बीच में वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट भी आते थे ऊँटों की सवारी करने के लिए, जिसका काम अब रॉबिन को करना था। ऐसे ही करते करते दिन करीब आने लगते हैं और एक दिन वो आदमी उससे बोलता है कि तुम अपने जूते उतार कर रहा करो, अपने पैरों को तैयार करो रेगिस्तान पर चलने के लिए, तब जाकर तुम इतने लंबे सफ़र को तय कर सकोगी। वेल गाइस, आखिरकार रॉबिन को अब यहाँ पर काम करते करते पूरे 8 महीने हो जाते हैं, जिसके बाद रॉबिन उसके पास जाती है और उससे अपनी डील के बारे में बात करती है, लेकिन वो आदमी उसे धोखा दे देता है और उसे वहाँ से डांट के भगा देता है। रॉबिन गुस्से में वहाँ से अपना सामान वगैरह लेके सदर्न एरिया की तरफ चली जाती है, जहाँ उसे एक टूटा हुआ घर दिखता है। वो अपने डॉग के साथ वहीं रुकने का फैसला करती है। थोड़ी दूर पर उसे एक और फार्म दिखता है। उस फार्म के मालिक का नाम था सलाई। वो उसे कहता है कि तुम 2000 मील का सफ़र अकेले तय कर रही हो, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। लेकिन वो उसमें उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक ही ऊँट दे पाऊंगा, जिसके लिए तुम्हें मेरे लिए 1 महीने तक काम करना होगा। अब रॉबिन मान जाती है और उसके यहाँ काम करना चालू कर देती है और उसी दिन से वो काम में लग जाती है। सलाई उसे अपने ऊँटों के साथ घुमाने के लिए ले जाता है और उसे काफ़ी मज़ा भी आता है। अब धीरे धीरे करके 1 महीने बीत जाते हैं और इस बारी रॉबिन को वो ऊँट मिल जाता है, क्योंकि सलाई इस बार उसे धोखा नहीं देता। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक ही ऊँट था। उसे अपना सफ़र पूरा करने के लिए और भी ऊँट चाहिए थे, लेकिन अभी उसे एक ही से काम चलाना पड़ेगा। अब एक दिन उससे कुछ लोग मिलने आते हैं जो कि उसके दोस्त ही होते हैं। रॉबिन उन्हें देख के काफ़ी खुश होती है, क्योंकि उसने 1 साल बाद किसी अपने को देखा था। उसके दोस्त के साथ एक रिक नाम का आदमी भी होता है, जो असल में एक नेशनल जियोग्राफिक फोटोग्राफर होता है। रिक उसे बताता है कि तुम इस सफ़र के बारे में मैगजीन को बता सकती हो, जो इस खबर को पूरी दुनिया में छापेंगे और तुम फेमस भी हो सकती हो। अब रॉबिन की एक दोस्त उसे बताती है कि तुम्हें इतना लंबा सफ़र तय करने की क्या ज़रूरत है, तुम छोटा सा एक डेस्टिनेशन तय कर सकती हो और उसे पूरा कर सकती हो। लेकिन रॉबिन मना कर देती है, क्योंकि ये सफ़र उसके लिए नहीं बल्कि उसके पापा के लिए है। इसके बाद वो लोग काफ़ी बातें करते हैं, लेकिन वो सब बातें अब रॉबिन को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग उसका समय बर्बाद कर रहे हैं और उसे लक्ष्य तक पहुँचने से रोक रहे हैं। इसलिए वो बाहर आ जाती है और अपने ऊँटों के साथ बातें करने लगती है। अब कुछ समय बाद उसके दोस्त वहाँ से जाने लगते हैं और रिक उसकी एक फ़ोटो क्लिक करता है और वहीं पर रख देता है। अब उसके जाने के बाद रॉबिन उस फोटो को देखती है तो उसके पीछे एक नोट मिलता है, जिस पर लिखा हुआ था कि अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे वाशिंगटन DC संपर्क करना, मैं तुम्हारी मदद करने ज़रूर आऊँगा। अब उन लोगों के जाने के बाद वहाँ सलाई आता है, जो उसे बताता है कि जो ऊँट को वो लेके आई थी वो असल में प्रेग्नेंट है। अब ये बात पता चलने पर रॉबिन फैसला करती है कि वो आगे का सफ़र तभी तय करेगी जब ये ऊँट बच्चे को जन्म दे देगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रॉबिन उसी फॉर्म पे वापस गई है जहाँ पे वो पहले काम करती थी,
लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि पहले वाला मालिक ने अपना फार्म किसी और को बेच दिया है। अब वहाँ कोई नया मालिक आ गया है। रॉबिन उस नए मालिक से कहती है कि यहाँ पर जो पहले वाला मालिक था उससे मेरी बात हुई थी, उसने मुझे 2 ऊँटों को देने का वादा किया था, लेकिन उसने मुझे नहीं दिया, अब तुम मुझे वो दे दो। लेकिन वो मालिक मना कर देता और कहता है कि तुम्हारी जिससे बात हुई थी तुम उसी से मांगो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उस आदमी से एक ऊँट संभल नहीं रहा होता और वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है, लेकिन रॉबिन उसे संभाल लेती है और ये देखकर वो आदमी काफ़ी खुश हो जाता है। उसके जुनून और उसकी काबिलियत को देखकर वो आदमी रॉबिन को 2 ऊँट दे देता है और जिसे पाकर रॉबिन बहुत ही खुश हो जाती है। अब रात होने पर वो रिक को एक लेटर लिखती है कि मैं चाहती हूँ तुम्हारी कंपनी नेशनल जियोग्राफिक चैनल मेरी इस ट्रिप को स्पॉन्सर करे, जिससे मुझे थोड़ी हेल्प हो जाए। वो लेटर उसके दिए हुए पते पर भेज देती है और आगे हम देखते हैं कि उसके ऊँट ने अब एक बच्चे को जन्म दे दिया है। इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं। अब एक दिन उसके पास सलाई आता है जो उसे वॉशिंगटन से आया हुआ लेटर देता है। रॉबिन उसे देख के काफ़ी खुश होती है क्योंकि वो लोग उसकी ट्रिप को स्पॉन्सर करने को तैयार हो गए थे, लेकिन उनकी एक कंडीशन होती है। वो चाहते हैं कि रिक भी उसके साथ जाए और वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाए, लेकिन रॉबिन को ये बात पसंद नहीं आती। वो अकेले ये सफ़र तय करना चाहती है क्योंकि अकेले ही सफ़र करने से हम अपने अंदर के इंसान को ढूंढ पाते हैं। अब कुछ दिन बाद वहाँ रॉबिन की सिस्टर आती है और उन लोगों के साथ रिक भी होता है। वो उसके लिए ट्रिप का सामान लेकर आया था जो उसके लिए मददगार होने वाला था। वहीं सलाई रॉबिन को एक बंदूक भी देता और बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कोई जंगली ऊँट आए तो उसे गोली मार देना बिना सोचे समझे। और फाइनली दोस्तों वो दिन आ जाता है जब रॉबिन अपनी ट्रिप के लिए निकल जाती है क्योंकि सभी ने उसकी इस सफ़र पर जाने में मदद की थी। वो अपने चारों कैमल और अपने डॉग के साथ इस तपते रेगिस्तान को पार करने जा रही थी। अब जाने से पहले रिक उसकी एक फ़ोटो क्लिक करता है मैगजीन के लिए। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें अब अगले डेस्टिनेशन पर मिलूंगा। अब फाइनली उसका सफ़र शुरू होता है और उसे इस गर्मी में पूरा डिजर्ट पार करना होता है। अब धीरे धीरे करके उसे 29 दिन हो जाते हैं और वो पहले वाली रॉबिन नहीं रही। उसके मुंह पर दाग आ चुके हैं, वो प्यासी है। इसके बाद वो एक नेशनल पार्क पहुंचती है, लेकिन वहाँ के गार्ड उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ जानवरों को ले जाना अलाउ नहीं था, जिस वजह से वो वहीं बाहर टेंट लगा लेती है। और इसी बीच वहाँ रिक आ जाता है जो उसकी फ़ोटो क्लिक करता और चला जाता है, पर उसने जो फ़ोटो ली थी वो सही नहीं आई होती है। इस वजह से वो कल दोबारा उससे मिलने आता है और तभी वहाँ एक रेतीला तूफान आ जाता है जिसमें रॉबिन का सारा सामान बिखर गया था, लेकिन रिक उसकी मदद करने के बजाय उसकी फ़ोटो लिए जा रहा होता है और ये देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। रिक को समझ आता है कि उसकी ही गलती थी, इसलिए वो उसे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें तस्मानिया विलेज में मिलूंगा, जो कि असल में ऑस्ट्रेलियन के ब्लैक लोगों का गाँव होता है। अब दोस्तों बीच बीच में रिक उसकी मदद करने आता था ताकि रॉबिन का हौसला बना रहे, उसकी हिम्मत ना टूटे और वो अपनी डॉक्यूमेंट्री भी बना सके। अब अगले दिन रॉबिन फिर से निकल जाती है। रास्ते में उसे हर बार की तरह कड़कती धूप का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके लिए ये सब आम बात हो गई थी और अब उसे पूरे 61 दिन हो जाते हैं। अब एक सुबह वो सोकर उठती है और देखती है कि उसका डॉग जिसका नाम डुकी है वो गायब है और उसके कैमल भी गायब होते हैं। वो परेशान हो जाती है, लेकिन थोड़ी देर में वो उसे मिल जाते हैं और वो उन्हें बहुत ही डांटती है और बोलती है कि मुझे छोड़कर दोबारा मत जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसके बाद वो उन्हें गले से लगा लेती है। अब ऐसे ही करते करते वो उस गांव पर पहुंच जाती है जो कि एक ब्लैक लोगों का होता है। ये काफ़ी ट्रेडिशनल विलेज होता है। वहाँ पर रिक अपने सीनियर के साथ पहले से ही मौजूद था, जिसके बाद वो लोग वहाँ आराम करते हैं और अगले दिन रिक वहाँ से चला जाता है, लेकिन रॉबिन उनके साथ थोड़ी देर और रुकने का फैसला करती है। वो उनके रहने के तरीक़ों को समझना चाहती थी कि आखिर ये लोग कैसे इतनी कम चीज़ों में भी अपना गुजारा कर लेते हैं। वो उन लोगों से काफ़ी बातें करती है और उनके साथ ट्रेडिशनल सॉन्ग पर डांस भी करती है और अगले दिन वहाँ से निकल जाती है। अब एक दिन रॉबिन खाना खा रही होती है, लेकिन इसी बीच उसे 3 जंगली ऊँट मिलते हैं जो कि उसकी तरफ आ रहे थे और उसका डॉग ये देखकर डर जाता है और भौंकने लगता है। पहले तो रॉबिन सोचती है कि वो यहाँ से भागकर कहीं दूर चली जाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए उसे मजबूरन उन तीनों ऊँटों को गोली मारनी पड़ती है, जैसे कि सलाई ने कहा था। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। अब धीरे धीरे उसके चेहरे पर धूप और गर्मी का असर दिखना शुरू हो गया था। उसके पैर अब कांपने लगे थे क्योंकि अब उसका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था। लेकिन तभी उसे एक सूखी हुई झील दिखती है और ये झील उसके लिए एक उम्मीद की तरह होती है। वो अपने ऊँटों को पानी पिलाती है और खुद भी फ्रेश हो जाती है। इसी बीच वहाँ कुछ तस्मानिया लोग आते हैं। वो लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। रॉबिन उन लोगों के साथ बैठ के बातें करती है। तभी एक आदमी उसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तो वो बताती है कि मैं वेस्टर्न ओशियन की तरफ जा रही हूँ। और ये सुन के भी वो आदमी चौंक जाता है कि अकेली लड़की कैसे सफ़र तय कर सकती है। यहाँ इन्हें पता नहीं होता कि लड़कियाँ कुछ भी कर सकती हैं। अब वो आदमी अपने ग्रुप में से एक एडी नाम के आदमी को उसके साथ भेजता और बोलता है ये तुम्हें छोटे रास्ते से लेके जाएगा क्योंकि इसे रास्तों के बारे में अच्छे से ज्ञान है। अब रॉबिन को एक साथ ही मिल गया था एडी, जिससे कि शायद उसे थोड़ा हौसला और मिल सके। इसी तरह से दोस्तों 84 दिन बीत जाते हैं और एडी और रॉबिन आगे बढ़ने लगते हैं। बीच बीच में उन दोनों में काफ़ी बातें होती है। एडी को भी थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती थी, जिस वजह से वो क्या बोल रही है वो समझ जाता था। अब बीच रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है और वो भी रॉबिन की तरह ट्रैवलर होता है।
अब रॉबिन वहाँ रुककर थोड़ा आराम करती है और वो ट्रैवलर रॉबिन को बताता है कि एडी जिस कम्युनिटी से आता है वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे और इज्जतदार होते हैं। ये सुन के रॉबिन एडी के पास जाती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है, पर वो ये कह के मना कर देता है कि उसके जूते फट गए हैं और आगे का सफ़र बहुत ही लंबा है। तो रॉबिन उसे उस ट्रैवलर के जूते दे देती है और उसे आगे चलने को बोलती है। अब वो उसके साथ चलने को मान जाता है। यहाँ रॉबिन ने अपनी बंदूक भी एडी को दे दी थी क्योंकि उसे बंदूक चलाना काफ़ी पसंद होता है। वेल दोस्तों, सफ़र आगे बढ़ता है और बीच रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो असल में फोटोग्राफर होते हैं। वो रॉबिन की फ़ोटो खींचना चाहते थे लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देती है और आगे बढ़ती है। अब धीरे धीरे रॉबिन की पॉपुलैरिटी पूरी दुनिया में मशहूर होती जा रही थी। अब ये आगे बढ़ते हैं और एडी आगे बढ़ने पर उसे कुछ पत्ते खिलाता है जो कि असल में न्यूट्रिशन का काम करते हैं। रॉबिन का एडी का साथ काफ़ी अच्छा लगने लगा था क्योंकि वो उसे सफ़र में क्या क्या करना चाहिए ये सारी बातें बता रहा होता है। अब कुछ दिन बाद इन्हें फिर से रिक मिलता है जो कि रॉबिन की एक फ़ोटो क्लिक करता है और वो उसे एक बंदूक भी देता है जो कि रॉबिन ने एडी के लिए मंगवाया था एक गिफ्ट के तौर पर। ये देखिए एडी काफ़ी खुश होता है। दोस्तों, एडी अपने गांव पहुंच चुका था और उसी की तरह काफ़ी लोग वहां पर होते हैं। वो उन लोगों से सभी को मिलवाता है। अब यहाँ पर दोस्तों रॉबिन की हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी और ये देखकर रिक उससे पूछता है कि तुम अभी भी आगे जाना चाहती हो? तुम अपनी हालत देखो, तुम बहुत ही कमज़ोर हो गई हो। लेकिन वो कहती है कि जब मैंने इतने दिन गुजार लिए तो कुछ और दिन सही। दोस्तों, यहाँ पर रिक रॉबिन से प्यार करने लगा था इसलिए वो उसकी फिक्र करता था। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बीच रास्ते में पानी रख दूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एडी का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। अब रॉबिन सभी को अलविदा बोलकर फिर से आगे निकल जाती है लेकिन अभी भी उसका सफ़र बहुत ही लंबा है। उसे अब पूरे 180 दिन हो चुके हैं इस तपते रेगिस्तान पर। उसके शरीर पर अब छाले पड़ना शुरू हो गए हैं। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। उसके पैर में छाले पड़ चुके हैं, उसकी बॉडी पर छाले पड़ चुके हैं। उसके पास अब पानी भी ख़त्म हो गया है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। वो अपने हौसले को टूटने नहीं देती। कुछ देर बाद उसे एक जगह पर एक घर दिखता है जहाँ पर एक बूढ़े कपल रहा करते थे। वो करीब जाती है और वो कपल उसे अंदर आने को कहते हैं। वो उसकी हालत देखकर सबसे पहले उसे तो कुछ खाने को देते हैं जिसके बाद वो लोग उसे आराम करने को कहते हैं। रॉबिन कुछ दिन वहीं गुजारती है ताकि वो फिर से आगे का सफ़र तय कर सके। अब जाने का टाइम हो जाता है और जाते जाते वो कपल उसे मैप देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम इसे फॉलो करोगी तो जल्दी पहुंच जाओगी, और वो उसे थोड़े कपड़े भी देते हैं जिसके बाद रॉबिन वहां से निकल जाती है। अब वो रात वहीं रेगिस्तान में गुजारती है और जब से उसने सफ़र शुरू किया है रॉबिन को अपने डैड का विजन आता है जो उसे हिम्मत देते हैं आगे बढ़ने की और आगे का रास्ता दिखाते हैं। अब चलते चलते उसे एक मरा हुआ जानवर मिलता है। रॉबिन उसे खाने की सोचती है लेकिन तभी उसे एडी की बात याद आ जाती है कि ऐसे मरे हुए जानवर को खा नहीं सकते, इससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है, और रॉबिन उसे छोड़ देती है। लेकिन रात में उसका डॉग उसे खा लेता है जिसकी वजह से उसे फूड पॉइजन हो जाता है और सुबह होते ही वो तड़पने लगता है। रॉबिन अपने डॉग की ऐसी हालत देख नहीं पाती इसीलिए उसे अपने डॉग को मारना पड़ता है। अब ये करने के बाद वो बहुत ही रोती है क्योंकि एक वही निशानी थी जो उसके डैड ने उसे दी थी। अब वो भी चला गया और वो अकेली हो गई है। अब रॉबिन खुद को यहाँ पर संभाल पाती कि इसी बीच वहाँ पर एक रेतीला तूफान आ जाता है जिसे बचने के चक्कर में रॉबिन वहीं लेट जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि वो इतना ज़्यादा थक चुकी थी कि वो वहीं सो जाती है। अब उसके गले से होते हुए एक बहुत ही लंबा सांप गुजरता है लेकिन उसे ज़रा भी होश नहीं है। अब इसी तरह से पूरे 185 दिन बीत जाते हैं। अब इनका शरीर बहुत ही कमज़ोर हो चुका है। उसे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रही है। उसकी दिमागी हालत भी अब कुछ ठीक नहीं है। उसने इतनी दिनों में किसी से बात तक नहीं की है। इसी बीच वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ आने लगती हैं जो कि असल में न्यूज़ रिपोर्टर की होती हैं जो कि रॉबिन का इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर रॉबिन इतने सारे लोगों को देखकर घबरा जाती है और एक झाड़ के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ पर रिक आता है और उसे सहारा देता है। वो उसके डॉग के बारे में उसे पूछता है तो रॉबिन रोने लगती है और बताती है कि अब वो नहीं रहा, उसकी मौत हो चुकी है। जिसके बाद रॉबिन उससे कहती है कि मुझे अब इस ट्रिप से कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि अब मैं पूरी तरीके से अकेले पड़ गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। रॉबिन ये सब इसलिए बोल रही थी क्योंकि इस समय उसका दिमाग सही से चल नहीं पा रहा है। वो भूखी है, प्यासी है। रिक उसे हौसला देता और बोलता है कि इस दुनिया में हर कोई अकेला है। वो अपने डॉग को बहुत ही मिस कर रही थी जिस वजह से वो कहती है कि मैं अब अपना सफ़र यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ। लेकिन रिक उसे हौसला देता है इस ट्रिप को पूरा करने के लिए और कहता है कि याद करो सफ़र क्यों शुरू किया था। तुमने ये सफ़र अपने पापा के लिए शुरू किया था और तुम्हें ये पूरा करना ही होगा। रॉबिन को इन सब बातों से हौसला मिलता है और वो आगे का सफ़र तय करने का डिसाइड करती है। अब यहाँ पर रॉबिन रिक से एक रिक्वेस्ट करती है कि वो इन रिपोर्टर को रोक कर रखे क्योंकि वो उनसे नहीं मिलना चाहती। अब वो इस बात से मान भी जाता है जिसके बाद रॉबिन अपने सफ़र के लिए आगे बढ़ती है और अब 195 दिन बीत जाते हैं और अब रॉबिन धीरे धीरे इंडियन ओशन के करीब पहुँचने लगती है। अब दोस्तों, ये वो रॉबिन नहीं है जिसे हमने 200 दिनों पहले देखा था। वो अब पूरी तरह से बदल चुकी है। उसके अंदर अब हर चीज़ को पूरा करने की हिम्मत है। वो जो चाहे वो कर सकती है। यहाँ पर अब रॉबिन के सामने पूरा इंडियन ओशन आ जाता है जिसे देख के वो बेहद खुश होती है। वो भागते हुए समुंदर के
पास जाती है और यहीं पर हम रिक को भी देखते हैं जो उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसके गले लगती है और अपने सारे ऊँटों को लेकर समुंदर के अंदर चली जाती है। दोस्तों ये कहानी देखकर आपको APJ अब्दुल कलाम की एक बात ज़रूर याद करनी चाहिए कि सपने वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जैसे कि रॉबिन के सपने थे, ये समुंदर और रेगिस्तान देखकर हमें पता चलता है कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपको भी एक बार अकेले सफ़र ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये सफ़र आपके अंदर के इंसान को पहचानने में आपकी मदद करेगा कि असल में आप कौन है। इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी के आखिर में हमें रॉबिन की कुछ असली तस्वीरें भी दिखाई जाती है कि कैसे उसने अपने और अपने डैड का सपना पूरा। तो दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।